ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, सबसे पहले आपको ये लिखना, एकीकृत एवं स्वतंत्र, ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी हमारे देश की एक विशेषता है, हमारे संविधान की। ठीक, देखो यहाँ कंपेयर सिर्फ आपको इतना करना है कि देखो एकीकृत का मतलब, सबसे पहले हमको एकीकृत का मतलब समझना है। ठीक, एकीकृत का मतलब ये हो गया कि हमारे जो देश में जो न्यायपालिका है, ठीक, उस यहाँ पर क्या सबसे ऊपर क्या है, एससी। अगर हम डालेंगे एससी का मतलब सीधे आप एक सोचेंगे सुप्रीम कोर्ट, सबसे जो शीर्ष स्तर पर ये बैठी। ठीक, उसके नीचे आपको कौन मिलेंगे, हाई कोर्ट। ठीक, उसके नीचे आपको हाई कोर्ट मिलेंगे, और इसके नीचे फिर अन्य अधीनस्थ न्यायालय जो सेशन कोर्ट है, अन्य अधीनस्थ जिला न्यायालय या अन्य अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, तो यहाँ पे चाहो तो डाल लो। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या समझे, समझाने की कोशिश है कि जो भारत जो ये जो है, ठीक, पहली बात तो ये कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आप जब पढ़ेंगे संविधान का आर्टिकल 50, ठीक, आर्टिकल 50, तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें यही बोला गया है कि जो भारत की संविधान, जो भारत का संविधान में जो व्यवस्था है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक, आर्टिकल 50। ठीक, तो हमको यहाँ क्या है कि भारत की, तो यहाँ एक चीज़ समझ गए कि भारत की जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो न्यायपालिका से बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो और सर्वोच्च न्यायालय के ही नीचे सब न्यायालय काम करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर है इसके उसके ही अधीनस्थ आता है हाई कोर्ट, उसके अधीनस्थ हाई कोर्ट के अधीनस्थ अन्य अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, तो ये जो इसका न्याय क्षेत्र है वो पूरे देश में है। ठीक, और इसका न्याय क्षेत्र है अपने अपने राज्य में है। एक ओवरव्यू हल्का हल्का। तो यहाँ क्या होगा, जो ये नियम कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, वो इसे भी मानना पड़ेगा, इसे भी मानना पड़ेगा। ठीक, तो इसके ये सब क्या है, इसके अंडर काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसीलिए इसको बोला गया एकीकृत। ठीक, ये इनका जो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका अधीक्षक भी है। ठीक है, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है कि यहाँ वही जो अभी आपको बताया कि कार्यपालिका मतलब कि कोई राजनीतिक दबाव इस पर नहीं है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, कोई मंत्री या जैसे मान लो कि जैसे यूपी मान लो, थोड़ी देर के लिए हम लोग यूपी में रहते हैं, तो यूपी की जो पुलिस है, ठीक, जो यूपी की पुलिस है, क्या इस पे क्या है, यूपी की पुलिस पे क्या राजनीतिक दबाव नहीं है? या यूपी का कोई भी आप मान लो, न्यायपालिका को छोड़ के, न्यायपालिका अलग रख दो और आप कुछ भी मान लो, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो, राजस्व का उठा लो, ठीक, राजस्व का उठा लो, क्या यहाँ आपको राजनीतिक दबाव नहीं दिखेगा? जरूर दिखेगा। इसीलिए क्या है, अगर इनको एकीकृत रखा गया, इनका एक अपना सिस्टम है, ये सरकार से इनका कोई मतलब नहीं, इनका मतलब किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, दूसरी बात, इनको ये जो एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, ये इसे संविधान का अभिभावक भी कहते हैं, व्याख्या भी करता है संविधान की। ठीक, और स्वतंत्र का मतलब ये भी है कि मान लो कल संसद ने कोई नियम पारित किया, ठीक है, संसद का ये बातें आप लोग लिखते जाना, जैसे संसद ने कोई एक्ट बनाया, ठीक, पारित कर दिया, अब आर्टिकल 13, ठीक, अगर वो मूल अधिकारों के संगत नहीं है, अगर मूल अधिकारों के संगत नहीं है तो उसे अवैध घोषित कर देगा। कौन घोषित करेगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। और कई ऐसे, मतलब अगर आप देखेंगे, कई ऐसे संविधान जो हैं, जो संविधान संशोधन हुए जो कोर्ट मतलब कि संसद ने पारित किए, धूमधाम से पारित किए, लेकिन यहाँ आके वो इसने उसे क्या क्या बोल दे, मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मतलब कि संविधान के प्रकृति के खिलाफ है। ठीक है, संवैधानिक, तो उसमें क्या होता है कि वैध नहीं है, या मान लो वो कानून वैध नहीं है, संविधान के संगत नहीं है, तो क्या होता है, उसे न्यायपालिका ये बोल के कि ये संविधान के संगत नहीं है आर्टिकल 13 के तहत या कुछ भी, उसे हटा देती है, मतलब कि निरस्त कर देती है, सीधे वो रद्द कर देती है, कोई काम के नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे कि मान लो क्या बोला गया, अगर आप केशवानंद भारती मामला देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया कि संविधान संशोधन होगा, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए आप संविधान का जो मूल ढांचा है उसे संशोधित नहीं कर सकते। अब जैसे कि एक बहुत विवादित है एनजेएसी, ठीक, एनजेएसी, तो
इसमें क्या है कि ये एक कमीशन बनाया गया था भारत सरकार की ओर से, ठीक, संसद में पास भी हो गया था कि ठीक है, भारत सरकार की तरफ से पास भी हो गया था। और इसमें मतलब कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका ये वैकल्पिक रूप रखा गया था। और इसमें बताया गया था कि इसमें इस तरीके से जजों की अब नियुक्ति होगी, ठीक। तो इसमें एक मतलब जो ये आयोग बना था एनजेएसी आयोग, इसमें एक जो था कि विधि मंत्री भी उसका सदस्य होगा, ठीक। अब ये जो विधि मंत्री सदस्य होगा मतलब का भारत का कानून मंत्री, मतलब जब जजों की नियुक्ति होगी तो उसमें हस्तक्षेप करेगा, भारत का कानून मंत्री हस्तक्षेप करेगा जब जजों की नियुक्ति होगी। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देखी पढ़ी तो उससे उसे एक पॉइंट क्या मिला कि जो अगर विधि मंत्री बैठेगा तो भारत की कार्यपालिका जुड़ गई। देखो हमको पता है कि विधायिका कार्यपालिका, विधायिका क्या है, चुन के आते हैं जो एमएलए एमपी होते हैं, उससे ही कार्यपालिका बनती है। कार्यपालिका क्या है, जो मंत्रिमंडल बनता है उसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये कार्यपालिका का राजनीतिक जो इंटरफेरेंस जिसे मना किया गया था संविधान में, वो यहाँ उसे मिल गया कि ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। सीधे उसने कहा कि ये संविधान की मूल विशेषताओं के खिलाफ है। इसीलिए जब उसमें विधि सदस्य जुड़ता तो वो उसमें एक भारत की कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो जाता। इसीलिए उसने क्या कहा कि जो एनजेएसी है उसने यहाँ पे आर्टिकल 50 को ही रख दिया सामने, ठीक है। इसने आर्टिकल 50 को ही सामने रख दिया और क्या बोला कि आप जो है ये ऐसा नहीं कर सकते, ये मूल संविधान की जो मूल विशेषता उसके खिलाफ है और इसे रद्द कर दिया। ये बात है 2014 की, ठीक। ये बात कब की है, 2014 की, ठीक। तो हमको क्या पता चला कि भारत संसद स्वतंत्र है, संप्रभु है, लेकिन न्यायपालिका भी स्वतंत्र और संप्रभु है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, ठीक, अगर आप देखेंगे संसद और भारत की न्यायपालिका में टकराव होता रहता है, ठीक, टकराव होता है इस तरीके से, बिल्कुल आमने सामने से, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे जो है इनकी जो यहाँ सबसे बढ़िया है कि यहाँ जो एक तरीका अपनाया जाता है कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है, ठीक। तो यहाँ भारत की न्यायपालिका और संसद के बीच सामंजस्य भी बैठता है, वरना क्या होता है इस तरीके की स्थिति कुछ उत्पन्न हो जाती है और कई विवाद ऐसे देखे गए, ठीक। तो मेन मतलब जो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है वो भी आप लोगों ने देख लिया कि भारत की न्यायपालिका की शक्ति क्या है। हालांकि और इसमें देखेंगे कि जैसे मान लो एकीकृत न्यायपालिका, फिर से हम लोग आते हैं कि जैसे भारतीय जब संविधान, जैसे मान लो संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक, संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया, कोई एक्ट बनाया गया या कानून बनाया गया, ठीक। उसमें क्या हुआ कि संसद का जो कानून बनाया गया है उसमें क्या है कि ये मान लो एक केंद्र ने बनाया, ठीक, इसे यहाँ करते कानून बनाया और एक कानून बना दिया केंद्र ने, ठीक, एक बना दिया राज्य ने, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग अमेरिकी व्यवस्था में चले जाएंगे, ठीक, अमेरिका की जो न्यायपालिका है, ठीक, अगर हम लोग अमेरिका की न्यायपालिका को देखेंगे तो अमेरिका में क्या है कि अगर जो राज्य बनाएगा तो उसे राज्य मतलब कि हाई कोर्ट लागू करेगी, ठीक है, और जो केंद्र बनाएगा उसे वहाँ की संघीय न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट लागू करेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में क्या है, यहाँ दोनों लागू कर सकती हैं, ठीक है। दोनों अभिलेखीय न्यायालय हम लोग जानते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ हाई कोर्ट हो। तो भारत में जैसे मान लो कोई राज्य का कानून है तो उसे केंद्र मतलब कि जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट भी लागू कर सकती है, राज्य भी लागू कर सकता है। तो यहाँ इसी तरीके जैसे मूल अधिकार का कोई मामला है, जैसे निजता का अधिकार है, किसी मान लो हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया हाई कोर्ट ने, तो वो पूरे भारत में एक तरीके से वही मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में ले लिया जाएगा, हाँ ये ऐसा 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 इसके तहत है। तो वही है कि हालांकि हाई कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है वो अलग होता है, अपने अपने राज्य तक होता है, लेकिन वही यहाँ बताने की कोशिश यही कि राज्य और सरकार मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कानून है उसे कोई भी लागू कर सकता है, ठीक। यहाँ इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ ऐसा उसे केंद्र भी लागू कर सकता है, ऐसे समझिए। राज्य सरकार का भी केंद्र लागू कर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकती है और केंद्र सरकार की भी लागू कर सकती है। यहाँ अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है, ठीक। तो हम लोग समझ गए होंगे कि जो
एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका की जो मेन विशेषता है वो यही है, ठीक है। और संविधान जो है हमारे मूल अधिकारों की गारंटी भी देता है। जैसे कि मान लो किसी की भी मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो क्या होगा, हम लोग सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। आर्टिकल 32 हमको कहाँ लेके जाता है, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आर्टिकल हाई कोर्ट के भी पास भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई मतलब दीवानी है या कोई क्रिमिनल का केस है या दीवानी केस है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ अपील लेके जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन मूल अधिकार में ऐसा क्या है कि हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे क्या है, या तो हम लोग अपील के थ्रू जाए, या तो मतलब कोई मामला गंभीर हो तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं, जिसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, स्वयं जो है उसे देख सकती है, अपने पास बुला सकती है। जैसे कि अभी अगर हाल का मामला उठाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं लखीमपुर कांड, ठीक, अजय मिश्रा टेनी का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरफेरेंस किया, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो इसे खुद हम लोग कभी पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था देख ली, ठीक है। इसे आप यहाँ हम लोग सारी बातें नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लिखते जाना। मेन चीज़ है कि आपको उसकी जो भाषा है, परिभाषा है, वो समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक दूसरी विशेषता देखेंगे, मौलिक अधिकार, ठीक। क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार। दूसरी हम लोग व्यवस्था क्या देख रहे हैं, मौलिक अधिकार देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मौलिक अधिकार में क्या है, मौलिक अधिकार अगर देखेंगे, जैसे कि मान लो आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 18, ठीक, क्या है, यहाँ है समानता का अधिकार, लिख लो। यहाँ क्या है, यहाँ समानता, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 समानता का अधिकार। अगर यही आर्टिकल 19 से 22 देखेंगे, 19 से 22, तो 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। अब 19-20 से, ठीक, यहाँ क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से 22, ठीक। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे, 22 से 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 22 से 23 मतलब सॉरी 23 से 24, 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसी तरीके से देखेंगे 25 से 28 किसका है, 25 से 28 किसका है, धर्म, ठीक है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता किस में है, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक। चाहो तो यहाँ लिख लो 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, शोषण के, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, इतने लिख। और यहाँ दूसरा क्या है, हमको लिखना है 25 से 28, 25 से 28 हमको क्या लिखना है, धार्मिक स्वतंत्रता पे चर्चा करनी है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक। तो और अभी इसमें अगर हम लोग बात करेंगे 29 से 30, तो 29 से 30 में क्या है, सांस्कृतिक, ठीक, 29 से 30 में क्या है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। 29 से 30 में सांस्कृतिक स्वतंत्रता है। फिर संवैधानिक उपचार कहाँ चले जाएंगे, आर्टिकल 32 में, ठीक। तो हमको मोटा मोटा क्या हमको यहाँ देखना है कि देखो 12 से 18 समानता, मतलब मौलिक अधिकार की ये यहाँ मोटी मोटी विशेषता दे रखी है, ठीक। जब मौलिक अधिकार अगर हमको दिए गए, ठीक, यहाँ जो संवैधानिक उपचार की बात की गई, ठीक, यहाँ जो संवैधानिक उपचार की बात जो की गई, ठीक, जो इसकी बात संवैधानिक उपचार की जो बात की गई वो आर्टिकल 32 में इनका उपचार दिया गया है। तो अगर ये आर्टिकल 32 हमारे पास ना हो तो संविधान जो इसकी मूल अधिकार की जो विशेषताएं बेकार। मान लो कल हमको कोई परेशान करे या कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन करे, अगर हम कहीं जा ना पाएँ, कहीं सरकार को बता ना पाएँ, या उसका मतलब कि जो हमको क्षति है वो पूर्ति अगर ना हो, तो भविष्य में वैसी गलती मतलब कि दोबारा हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक व्यवस्था ऐसी, मतलब कुछ तो चाहिए कि ऐसा ना हो। तो जो कुछ चाहिए वो हमको मिलता है आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 से हम लोग सीधे कहाँ जा सकते हैं, मतलब इसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। हाई कोर्ट को भी यही है, हाई कोर्ट के भी पास हम लोग जा सकते हैं। वो 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है,
जिसे मान लो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया और प्रतिषेध हो गया। इस तरीके की 5 रिट्स जारी कर जो है सुप्रीम कोर्ट हमें जो है क्या, हमारे जो मूल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करता है, ठीक। तो इसीलिए ये भी ज़रूरत है। यहाँ समानता, यहाँ मतलब कि हर एक व्यक्ति समान है, किसी के पास विशेष अधिकार नहीं है, ठीक। यहाँ ये हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता अलग अलग तरीके की, 19 से 22 तक स्वतंत्रता दी। शोषण के विरुद्ध अधिकार कि हमारा शोषण भी नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता, हम किस धर्म को मानने के लिए, जैसे मान लो आर्टिकल 25 में बोला गया है कि हम जो है, हम किसी भी धर्म को लिए, किसी भी पूजा पद्धति के लिए मनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कुछ भी मतलब कि किसी भी तरीके से या किसी को भी भगवान मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसके लिए हमें कोई दबाव नहीं होगा कि आप इन भगवान की पूजा करो, आप इन भगवान की पूजा नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अगर वही आप आर्टिकल 26 में उठा लो तो आर्टिकल 26 में सीधे यही बोला गया, क्या बोला गया कि उसमें जो है कि हम अपना सामूहिक जो प्रबंधन है, कोई भी धर्म अपना सामूहिक प्रबंधन कर सकता है, उसे कैसे संचालित करना है ये सब कर सकता है, ठीक। तो यही आर्टिकल 27 में क्या बोला गया, आर्टिकल 27 में बोला गया है कि हम किसी भी, मान लो कल को कोई राज्य सरकार कहे कि आपको इस धर्म की उन्नति के लिए टैक्स देना है, तो आर्टिकल 27 इसी के लिए है कि हम पर कोई भी धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 में क्या बोला गया कि किसी भी स्कूल में क्या होगा कि सरकारी शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से अलग अलग से क्या हुआ है कि आर्टिकल निर्धारित किए गए। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, ठीक। तो हम लोग कहाँ पे थे, आर्टिकल 28 पे, ठीक है। आर्टिकल 28 में क्या बोला गया कि किसी भी तरीके से मतलब कि हमको जो है सरकारी स्कूल्स में, सिर्फ सरकारी स्कूल्स में ऐसी व्यवस्था के लिए बोला गया। और इसके अंदर थोड़ा क्लॉज है, उन पर जब कभी चर्चा करेंगे तो विस्तार से करेंगे कि सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो इसी तरीके से मतलब कि आर्टिकल 29 में भी, ठीक, आर्टिकल 29 में बोला गया जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक। 1 मिनट कैमरा चेक कर सकते हैं यार, 1 मिनट 36 23 36 23 36 23। हाँ तो कहाँ 29 पे थे, तो इसमें 29 में क्या बोला है कि किसी भी नागरिक को क्या होगा कि अपनी भाषा है, लिपि है या संस्कृत या विरासत को सुरक्षित रखने का अधिकार हमको कहाँ दिया गया, आर्टिकल 29 में दिया गया है, ठीक। आर्टिकल 30 में क्या बोला गया, जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने पसंद के मतलब कि स्कूल चला सकते हैं, ठीक। मतलब शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं अपने पसंद के, ठीक है, आर्टिकल 30 में। और उनका प्रबंधन कर सकते हैं किस प्रकार से चलाना है। लेकिन उनका चलाना जो किस प्रकार से, कुछ भी नहीं करने का मतलब वहाँ कुछ नहीं है कि आप मान लो कि आजकल ऐसा होता है कि खोल दिया और वहाँ आप आतंकवाद की क्रियाएँ कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। या मान लो आप वहाँ मतलब अमानवीय गतिविधियाँ कर रहे हैं, वो कोई भी हो, किसी से धर्म, किसी भी धर्म का हो। लेकिन जैसे कि मान लो आजकल ऐसा कई बार ऐसा चलन कहीं कहीं होता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए यहाँ हर हर भी कोई भी जो मतलब आर्टिकल हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी एक लिमिट है, सीमा है। अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसीलिए 32 क्या है, संवैधानिक उपचार है, जो हमको इन सब की जो जितने भी आर्टिकल हैं 14 से 29 तक, ठीक है, उन सब की जो हमें गारंटी देता है, जो मतलब कि गारंटी जो हमको एक देता है कि हमको वहाँ जा सकते हैं, ये बच सकता है, ये कहाँ है, ये 32 है, ये 32। इसीलिए इसे जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने इसे संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को ही कहा कि अगर ये ना हो तो इन सब की उपयोगिता बेकार है। ये है तो ये सब मतलब इन सब की है, तो इसे क्या है कि ये आर्टिकल 32 क्या है कि मेन है, ठीक। और दूसरा हम लोग जो मौलिक अधिकार हैं, अगर मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है इसमें जो जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो निम्न वर्ग का लोग है, उसकी जो आत्म सम्मान है, सम्मान है, सब उसमें सबकी समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता। अगर आप कभी क्वेश्चन आ जाए कि राजनीतिक स्वतंत्रता कहाँ से किस भाग से निर्धारित होती है, तो सीधे आप भाग 3 पे जाएंगे, ठीक। राजनीतिक स्वतंत्रता
भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों में कहाँ वर्णित है, राजनीतिक स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलती है, मौलिक अधिकारों से। वही अगर मान लो यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कह दे सामाजिक या आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कहाँ से मजबूत होती है, हमको दिखाई देती है, कौन से भाग से, कहाँ से, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ हमको मिलेंगे, आर्टिकल, कहाँ मिलेंगे हमको, आर्टिकल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमको कहाँ मिलेंगे, 36 से 51, ठीक है। 36 से 51 मतलब 36 से 51 का मतलब क्या हो गया कि भाग कौन सा हुआ, चौथा, ठीक, भाग कौन सा हुआ, चौथा। तो हम लोग समझ गए होंगे मौलिक अधिकार पे भी। तो चलो इतना आप स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक विशेषता है, तो लिख लो, ठीक, यहाँ पे चाहो लिख लो, उसे यहीं पे समझा देते हैं। राज्य के नीति निदेशक, ठीक, सिद्धांत, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो किस, ये आर्टिकल किस, यहाँ अगर देखेंगे तो भाग सीधे यहाँ ध्यान रखो, भाग कौन सा है, चौथा है, ठीक, आर्टिकल 36 से 50, ठीक, आर्टिकल 36 से 51, सॉरी 50 नहीं 51, 36 से आर्टिकल, ठीक, 36 से 51, ठीक। और यहाँ अगर यही अगर राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक, ठीक, तो कहाँ हो गया, आर्टिकल मौलिक अधिकार हो गया। अगर यही सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक की बात करेंगे, ठीक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था बात करेंगे तो हमको कहाँ से हो गया, ठीक, तो हमको कहाँ से मिलेगा, तो हमको कहाँ से मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, ठीक। और इसमें देखो, इसमें अंतर क्या, डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये न्यायालय द्वारा इनकी गारंटी दी गई है, ठीक, लेकिन इनकी न्यायालय द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय के पास अधिकार है, गारंटी संविधान ने दिया है, ठीक, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये राज्य की मनमर्जी के हिसाब से है, ठीक, ये भी हमारे लिए एक तरीके के अधिकार ही है जनता के लिए, ठीक, लेकिन क्या है, ये राज्य की मन मर्जी के मुताबिक है, ठीक। तो इनमें जो मौलिक डिफरेंस है वो हमको यही ध्यान रखना है कि ये न्यायालय द्वारा जो है इनकी कोई गारंटी नहीं है, किसकी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की, लेकिन मौलिक अधिकार गारंटी देता है, ठीक है। और यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की जो भावना है उसे प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ क्या है, यहाँ गांधीवादी हो गया, ठीक, उदार बौद्धिक हो गया। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, इसमें आर्टिकलों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें गांधीवादी हो गया, उदार बौद्धिक हो गया और सामाजिक हो गया, ठीक, समाजवादी। तो इसीलिए 3 तरीके से उनका वर्गीकृत किया जाता है, ठीक, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक, ठीक। तो उसमें 3 तरीके से होता है। तो इसमें आप सिर्फ 2-3 बातें याद रखो। तो इसकी राज्य के नीति निर्देशक ये भी एक विशेषता थी, ये भी खत्म हो गई। अब हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य पर बढ़ेंगे, ठीक, अब इसे हटा देते। अब हम लोग मूल कर्तव्य देखेंगे। एक विशेषता इसकी है मूल कर्तव्य, ठीक, सीधे यहाँ डालो मूल कर्तव्य, ठीक भाई, एक मिनट। मूल कर्तव्य, देखो मूल कर्तव्य क्या है कि मूल कर्तव्य क्या है। देखो मूल कर्तव्य अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ ये क्या है कि ये मूल संविधान में अंतर्निहित, मतलब मूल संविधान में नहीं जुड़े थे। इनको 1976 के संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया, ठीक, के संविधान संशोधन 1976 के संविधान 42वें संविधान संशोधन। अगर यहाँ लिखना, यहाँ लिख लो, यहाँ क्या लिख लो,
52वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। ठीक, संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, जोड़ा गया। ठीक, तो ये मूल संविधान में नहीं थे, 1976 में 42 में। अच्छा, एक यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन क्या आया था कि जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तो भारत का पीएम कौन था? तो कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक, ये हमको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन था पीएम? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो हमको यही याद रखना है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, वो जो जोड़ा गया उस समिति का क्या नाम था? ठीक, जिस समिति की सिफारिश दी गई उसका नाम क्या था? तो यहाँ लिखो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। क्या थे? कौन थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक, सिफारिश पर। तो हमको ये ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद 2002 में, मतलब 2002 में किसकी सरकार थी? अगर पूछ लें, मान लो अभी ये पूछा है कि उस समय पीएम कौन था, अगर पूछ लें कि 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उस समय पीएम कौन था? तो हमको याद रखना है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री। ठीक, तो यहाँ हमको कौन सा याद रखना है? ठीक है, श्री अटल जी। ठीक, कौन थे? श्री, उस समय पीएम कौन थे 2002 में? श्री अटल जी। जब ये जोड़ा गया, एक एक्स्ट्रा संविधान 86वें संविधान संशोधन में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, एक और जो था मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो उस समय पीएम कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो इनका जो उद्देश्य था, यहाँ अगर देखेंगे इनका जो उद्देश्य था, मतलब कि किस लिए इनको लाया गया, तो इसलिए लाया गया कि अक्सर क्या है कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि जब आप अपने मौलिक अधिकारों की बात करें, ठीक, जब आप अपने मौलिक अधिकार की बात करें या ध्यान में रखें, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमको भारत के प्रति, समाज के प्रति कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, उनको भी आप ध्यान में रखें। ठीक, क्योंकि इनका जोड़ना भी लगभग ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग क्या है, अपने अधिकार तो ध्यान रखते हैं लेकिन हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं हम उनका ध्यान नहीं रखते। ठीक, तो उसमें फ़िलहाल इसमें तो यही बोला गया कि संविधान, मतलब कि मान लो राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक, संविधान का सम्मान करें। तो इसमें इसी तरीके से ये सब राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ठीक, और कई तरीके की, मान लो ऐसे ही था कि महिलाओं का सम्मान करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे महिलाओं के जो सम्मान को आहत पहुँचे। तो इसी तरीके से इसमें मतलब मौलिक कर्तव्य जो थे इन्हीं पे था फोकस, यही उद्देश्य था कि मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। ठीक है, जिससे कि हमारे संविधान में जिससे कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनके मन में कुछ मौलिक कर्तव्यों को लेके एक धारणा बने कि हमारे समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ने का उद्देश्य जो था यही था कि हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे जब मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमारे मौलिक कर्तव्य भी उतने ही ज़रूरी हैं। ठीक, हमारे समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी हैं, कुछ सकारात्मक मतलब जिम्मेदारियाँ हैं जिनका हम निर्वहन अच्छे से करें। ठीक है, तो आई होप मौलिक कर्तव्य भी, मूल कर्तव्य भी हो गए होंगे। अब चलो स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है फटाफट करें। अच्छा हाँ, मूल कर्तव्य की अगर हम लोग भाग की चर्चा करेंगे तो इसका भाग याद रखना 4 का, और इसका आर्टिकल भी क्या है, आर्टिकल भी आपको याद रखना 51 का। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग अगर देखेंगे
ठीक है। अब हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें एक और जोड़ लो, संविधान की विशेषताएं ही हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की हम लोग बात करते हैं। ठीक, लिख लो कि हमारा जो संविधान की एक विशेषता होगा कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा। देखो इस अवधारणा को कहाँ से हमको पता चलता है कि हमारी संविधान, एक तो देखो यहाँ भी एक जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक, वहाँ क्या हुआ, वहाँ भी 1976 में ही 42वें संविधान संशोधन के बाद इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक, धर्मनिरपेक्ष को। इससे पहले सिर्फ भावना अंतर्निहित थी, मतलब भावना अंतर्निहित उसका एक स्वरूप था कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन संविधान में इस तरीके की डायरेक्ट चर्चा नहीं थी कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष शब्द की चर्चा नहीं थी। इसको क्या था, इस शब्द को 76वें संविधान संशोधन 1942 इंदिरा गांधी सरकार में डाला गया। ठीक, सॉरी 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा डाला गया। इसीलिए जो 42वां संविधान है वो बहुत व्यापक तरीके से है। ठीक, बहुत व्यापक है, इसीलिए उसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक, तो हमको क्या याद रखना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब डाला गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया 1976 के 42वें संविधान, 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। ठीक, तो देखो यहाँ, और उससे पहले हालांकि भावना अंतर्निहित कैसे थी उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कि आर्टिकल दिए थे, जैसे मान लो आर्टिकल 25 हो गया, ठीक, सब पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 26 हो गया, और आर्टिकल 27 हो गया, और आर्टिकल 28 हो गया। ये तो सीधे धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग जैसे कि समानता की बात करेंगे तो जैसे 14 हो गया, ठीक, 14 हो गया, 15 हो गया, और 16 हो गया। ये भी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना है, ये भी उसको जो है ऊपर उठाते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ क्या है, कानून की समान सुरक्षा है। यहाँ जो है मतलब कि धर्म के नाम पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो सार्वजनिक पद हैं, जैसे सार्वजनिक जो नौकरी पेशा या जो आजकल चल रहा है, जैसे कि मान लो किसी भी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है किसी भी तरीके से, तो वहाँ आपको समानता का वहाँ भी आपको किसी भी वर्ग विशेष होने पर या किसी भी तरीके से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ भी होगा। और यहाँ क्या है कि इसमें साफ बोला गया, आर्टिकल 25 में क्या बोला गया कि आप, अभी हमने आपको बताया था कि आप किसी भी धर्म को किसी भी स्वरूप में अपना सकते हैं, पूजा पाठ किसी भी पद्धति से कर सकते हैं। यहाँ क्या बोला गया कि आपको अपने धर्म का सामूहिक रूप से प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। ठीक, उसको चलाने की स्वतंत्रता है। यहाँ का क्या बोला गया कि आप, जैसे कि मान लो हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, किसी मान लो कोई राज्य सरकार कल को आप पे टैक्स ठोक दे कि मान लो आपको जो है इस धर्म के उत्थान के लिए आपको इतना इतना टैक्स देना है, तो आर्टिकल 17 इसलिए इसे मना करता है कि आप किसी भी धर्म की उन्नति के लिए, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए आप कर देने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 28 बोला गया कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, तो इस तरह पहले क्या था कि हमारे मतलब संविधान में एक ऐसी भावना अंतर्निहित थी कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन से भारत की प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ दिया गया। ठीक, अच्छा, अब हम लोग ये आर्टिकल देख चुके कहाँ कहाँ कौन कौन बात है। ठीक, इधर भी। तो अब हम लोग अगर थोड़ी देर अगर मान लो यहाँ अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष की जो अगर तुलना करें पश्चिमी देशों से, ठीक, तो पश्चिमी देशों में क्या है कि वहाँ धर्मनिरपेक्ष की नकारात्मक, ठीक, नकारात्मक अवधारणा है। वहाँ क्या है, नकारात्मक अवधारणा कैसे, ये भी आपको बताएंगे। नकारात्मक अवधारणा, ठीक, नकारात्मक अवधारणा कैसे है। और भारत में क्या है, ये हो गया पश्चिमी देशों का। ठीक, पश्चिमी देशों में नकारात्मक अवधारणा। और भारत में क्या है, अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो यहाँ सकारात्मक अवधारणा है। ठीक, सकारात्मक अवधारणा। इधर नकारात्मक है। ठीक, इधर क्या है, नकारात्मक। यार इधर नकारात्मक अवधारणा है। ठीक, एक मिनट,
लेकिन यहाँ क्या सकारात्मक अवधारणा है। ठीक, यहाँ नकारात्मक अवधारणा है, तो यहाँ क्या है अच्छा नकारात्मक सकारात्मक में डिफरेंस पे चर्चा करते हैं। देखो यहाँ क्या है, पश्चिमी देशों का क्या है कि अगर मान लो जो उनका क्या है किसी भी धर्म के साथ, ठीक, वहाँ पहली बात तो मोस्टली धर्म का मतलब हो गया चर्च। ठीक, वहाँ धर्म का मतलब क्या हो गया, मोस्टली मतलब कि अधिकतर चर्च है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। ठीक, वहाँ क्या हो गया कि वहाँ मतलब कि जो शासन है, जो राजनीति है, उससे पूरी तरीके से, राजनीति से पूरी तरीके से अलगाव, राज्य से पूरी तरीके से अलगाव है। ठीक, राज्य से पूरी तरीके से अलगाव। ठीक, अलगाव इसका मतलब है कि मतलब उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं है। ठीक, भारत में सकारात्मक अवधारणा क्या है कि यहाँ मान लो किसी भी धर्म की ज़रूरत के हिसाब से, मान लो किसी धर्म पे कोई खतरा आता है, कोई बात आ जाती है, कुछ भी आती है, तो भारत उस धर्म के लिए कुछ जो भारत में राज्य हैं, जो भारत है उस धर्म के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है। अगर उस धर्म को किसी तरीके की ज़रूरत है तो उसमें भारत उसका सहयोग कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसी विशेष धर्म को मतलब कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, न किसी विशेष धर्म को मानेगा भारत में, लेकिन सभी धर्म समान हैं और सबकी पूर्ति के लिए, अगर सबकी ज़रूरत के लिए वो समान रूप से सबके साथ खड़ा। ऐसे समझ लो कि ऐसे समझ लो कि आपके पिताजी के 4 बेटे हैं। ठीक, आप अपने पिताजी के 4 भाई हो, तो चारों भाई के साथ वो किसी एक के साथ नहीं खड़े हैं। ठीक, किसी एक के साथ नहीं खड़े हैं और किसी एक का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, किसी एक का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, किसी एक के साथ खड़े भी नहीं हैं, और जिसको समय समय पे जैसी ज़रूरत होती है वो उसके साथ उस रूप में खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो सेम स्थिति जो भारत की सकारात्मक अवधारणा की है वो ऐसी ही है। समझ गए? अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, अगर ना समझ में आए तो सीधे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, फिर से थोड़ा कैमरा चेक करते हैं। ठीक, तो हम लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग एक पे और चर्चा करेंगे, इसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक, इसे हटा लो। मान लो यहाँ डालो सार्वभौम वयस्क। ठीक, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये भी भारत विशेषता है एक। ठीक, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये क्या विशेषता, देखो भारत में क्या है कि जब हमारा देश बना, ठीक, 1947 पहली बार जब 1952 में जब चुनाव हुए, ठीक, 51-52 में, तो उसमें क्या था कि ऐसा हुआ कि जब पहली बार चुनाव हुए तो कि हमारे जो देश था, ठीक, जो इंडिया था, जो भारत था, ये मतलब बहुत लोगों की दृष्टि इस पर थी, इंटरेस्टेड बन गया बहुत से लोगों के लिए कि भारत लोकतंत्र तो बना लिया, खुद को आज़ाद तो करवा लिया, लेकिन भारत जो है चुनाव कैसे करवाएगा, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या, एक तो सबसे बड़ी बात शिक्षित नहीं थी उस टाइम। ठीक, बहुत संपत्ति वाली नहीं थी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, और भारत के पास बहुत ज़्यादा ऐसे संसाधन भी नहीं उपलब्ध थे जो चुनाव करवा पाए। और भारत जो राज्य के स्तर पे देखेंगे तो भारत की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो इन सब कारणों को देखते हुए विश्व के जो बड़े बड़े लोकतंत्र थे तो भारत पे नज़र बनाए थे कि भारत जो है चुनाव प्रणाली को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाएगा। अपना तो लिया है, ठीक है। तो मोस्टली आप देखेंगे, अगर 1935 को भी देखेंगे और मोस्टली देशों को भी देखेंगे, तो उन्होंने क्या था, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक मतलब कि स्तर बाय स्तर चुनाव की प्रणाली को ओपन किया। मतलब कि पहले कुछ लोगों को दिया चुनाव के लिए, फिर कुछ लोगों को, फिर मतलब परसेंटेज के हिसाब से लोगों की सहभागिता चुनाव में बनाई। ठीक, यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश जिनमें महिलाओं को, ऐसे समझ लो 1965, 1935, 1950, जो काफ़ी पहले, मतलब आज़ाद हुए 50 साल 100 साल हो गए, उन्होंने महिलाओं को वोट देने की स्वतंत्रता जो है काफ़ी बाद दी। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ कि भारत में जहाँ आप मतलब कि अशिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो यहाँ शिक्षा का भी आधार नहीं रखा गया। ठीक, आप महिला पुरुष कुछ भी हैं, आपको रोका नहीं गया।
आप संपत्ति आपके पास है या नहीं है, आपको रोका नहीं गया। ठीक, आप शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, आप महिला हैं पुरुष हैं, आप संपत्ति हैं, आप किसी भी धर्म या वर्ग से हैं, ठीक, आप किसी धर्म या वर्ग से हैं, तो आपको क्या है, रोका नहीं जाएगा, आपको वोट देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे जो दो चीज़ें ये चीज़ें जो थी इन पे इन्हें कैसे कवर करेगा, और सबसे इनसे भी बड़ी बात थी कि सबसे आ रही थी शिक्षा। ठीक, चुनाव प्रणाली कराई कैसी जाएगी। तो हमारे देश ने क्या था 1950 से ही सबको मतलब कि कोई भेदभाव नहीं किया, इसीलिए बोला गया सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एक एज निर्धारित कर दी, और उस समय एज थी 21 वर्ष। आज 18 वर्ष है, अभी बताएंगे ये 21 वर्ष कैसे हुई। 21 वर्ष उस समय एज थी वोट देने की। ठीक है, तो उसमें भारत ने सबको कहा कि आप सब लोग जो है वोट डालिए। ठीक, तो इसमें क्या किया कि जब पता नहीं था, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, और बैलेट पेपर का सिस्टम था। आज तो मशीन है, तो उसमें मशीन पे आज मान लो आपको पता भी है, मान लो बीजेपी को वोट देना है, कमल बना है, लेकिन पहले ये अलग व्यवस्था थी। तो उन्होंने क्या किया, और पहले इतना डेवलप्ड नहीं था, सिस्टम बहुत पीछे था, तो उन्होंने क्या किया, एक जो बैलेट पेपर बनाया उनका कलर निर्धारित कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षित लोग थे नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे हम किसे वोट दे रहे, किस पार्टी को दे रहे हैं। तो उन्होंने बैलेट पेपर का जो बैलेट पेपर था उसका मतलब कि एक पार्टी के हिसाब से कलर निर्धारित कर दिया कि इस पार्टी का बैलेट पेपर इस कलर का होगा, इस पार्टी का इस कलर का होगा। इस तरीके से कलर से जो था हमारे यहाँ जो शिक्षा की जो दिक्कत आ रही थी वोट देने में, वो दूर हो गई। जब सबसे देखो महिलाओं में कॉमन, महिलाएं जो थी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे थी, आज भी थोड़ा बहुत पीछे हैं, लेकिन पहले काफ़ी पीछे थी, तो इसीलिए इनको भी बाहर रखा जा रहा था। संपत्ति भी एक शिक्षा में अहम भूमिका तब भी निभाता था, अब भी निभाता है, अब ये तो आज भी उतना ही है। धर्म वर्ग की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो मेन यही धर्म वर्ग की थोड़ी सी बात थी कि कुछ लोग ज़्यादा, कुछ विशेष धर्म के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कुछ लोग कम पढ़े लिखे थे। ठीक, तो इसी तरह यहाँ भी थोड़ा दिक्कत था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही थी इसमें। तो इसको दूर करने के लिए जो भारत के लोग थे उस समय, जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने सबसे अच्छा एक तरीका अपना लिया और चुनाव करवाया, संपन्न चुनाव करवाया। जो सारे देश, जो दुनिया के सारे देश थे, वो देखते रह गए कि वो सिर्फ देखते रहे कि भारत ने किस तरीके से जो वयस्क मताधिकार का जो टारगेट था, जो लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया, किस तरीके से आगे बढ़ाया। सबके लिए एक तरीके से वो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया भारत ने कि देखिए आप जो हमको समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अपनी सोच रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भारतीय संविधान निर्माताओं का बहुत सराहनीय और साहसिक कदम था। ठीक है, कि हम एक ऐसी व्यवस्था अपनाने जा रहे हैं तो जो हमारे लिए अभी परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल नहीं थी, लेकिन उनकी जो सही रणनीति और जो राजनीति थी उसने उसको अनुकूल बना दिया। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे। अच्छा, अब सार्वभौम वयस्क मताधिकार में क्या कि सारे लोग, आप कौन कौन, मतलब कि सब लोग वोट डाल सकते हैं, हमने सीधे बता दिया। अच्छा, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी एज, लेकिन इससे क्या हुआ, 21 वर्ष के बाद क्या हुआ कि 1988 में एक अधिनियम आता, संविधान संशोधन अधिनियम होता, और 1989 में, ठीक, 1989 में इसे लागू कर दिया जाता है। 1989 में। और ये जो संविधान ये है 61वां, ठीक, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन। ठीक, जो 89 में आता है, एक्ट बनता, 89 में पारित होता है और लागू होता है 88 में आता है, एक्ट बनता है और लागू होता है 1989 से, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम या एक्ट। ठीक, तो हम लोग समझ गए होंगे कि पहले 21 वर्ष थी और यहाँ से 18 वर्ष होगी। ठीक, जब ये पारित हो गया तो क्या हो गया, यहाँ से एज जो थी 18 वर्ष, तो 18 से 21 से 18 कैसे आई, 1988 में एक अधिनियम पारित किया गया, 1989 में लागू कर दिया गया, और वो अधिनियम कौन सा था, 16वां संविधान संशोधन, ठीक, अधिनियम, जिसमें 18 साल एज हो गई। ठीक, 18 साल। तो हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी समझ गए होंगे। और अगर आपको बात करनी है कि इससे हमको लाभ क्या है, देखो इसमें जो, फिर वही बात हम आएंगे, लोअर क्लास या जो मिडिल क्लास है, उसके लिए एक अवसर ऐसा आता है, या भारत की जो जनता है कि एक बार अपने स्वाभिमान थोड़ा महसूस करती है कि हमको जो है भारत की राजनीति में सहभागिता, जो भारत का भविष्य है, जो भारत की दिशा या नीति है, उसमें क्या होता है कि हमको
सहभागिता मिलती है, एक अवसर मिलता है, ठीक। और अपने जो एक लोअर जो तबका है उसे एक सहारा मिलता है कि कुछ आगे चेंजेस होंगे। तो उसमें एक जो लोकतंत्र की जो लोकतंत्र का आधार है वो भी इससे मजबूत होता है, ठीक है। तो हमको उद्देश्य अगर लिखने हो तो इस तरीके से हम बहुत सारे उद्देश्य जो हम देखते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है वोट देने से, जो हमारे अंदर जो आता है कि हम वोट देने जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, हमको थोड़ा स्वाभिमान फील होता है, ठीक है। हमें एक अलग आशा होती है, एक नई आशा होती, नई उम्मीद किरण जगती है। मतलब अगर हमें लगता है कि हमारी पिछली सरकार अच्छी नहीं है तो नई सरकार हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया, अब 2-3 बातें रह गई हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है। फिर भी हमने 1 घंटा से लगभग हो सकता है ऊपर हो गया और टाइम मुझे नहीं पता इधर कितना हुआ अभी, अब कैमरा भी नहीं चेक करने जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।